नमस्कार। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के सभागार में आज आयोजित इस विशिष्ट व्याख्यान बैगा जनजाति एवं संस्कृति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस व्याख्यान के जो मुख्य वक्ता हैं वो हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि जोरदार करतल ध्वनि द्वारा हमारे मुख्य वक्ता का स्वागत करें। सभ्य व्यवस्था के अनुसार सर्वप्रथम आज के इस व्याख्यान को शुरू करने से पूर्व मैं अपने सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन करता हूं कि वो वाग देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलन कर आज के इस व्याख्यान सत्र का शुभारंभ करें। ओम वाग्देव्यै नमः। मैं गुरु से निवेदन करता हूँ कि दीप प्रज्वलन आदरणीय सदाभूत। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। ओम दीपदेव्यै नमः। ह्रीं रत्नेश्वर्यै नमः। मैं अपने सभी सम्मानित अतिथियों से आग्रह करता हूं कि वो अपने स्थान पर बैठें। सुधीजनों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा ये प्यारा मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला प्रदेश है और यह अपने आप में इसलिए भी अनूठा है कि इन जनजातीय संस्कृति की जो मान्यताएं हैं और उनकी जो परंपराएं हैं, उनका जो पूरा का पूरा ज्ञान परंपरा है, उसके कारण मध्य प्रदेश को न केवल भारत में अपितु विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान, एक महत्वपूर्ण पहचान मिला है। और उसी को केंद्रित उन्हीं जनजातियों की पृष्ठभूमि में जो बैगा जनजाति है, जो एक महत्वपूर्ण जनजाति है, उसी को केंद्रित करके आज का ये व्याख्यान है। आज के इस व्याख्यान के हमारे मुख्य वक्ता श्री उमेश कुमार गुप्ता जी हैं। आप सांची विश्वविद्यालय के लोकपाल हैं और आप पूर्व सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश का कार्य संपन्न कर चुके हैं। आपका सांची विश्वविद्यालय के परिसर में स्वागत है। आज के इस विशिष्ट व्याख्यान के सूत्रधार
और हमारे इस विश्वविद्यालय परिवार के मुखिया, हमारे कुलगुरु प्रोफेसर वैद्यनाथ लाल जी, आपका भी अपने परिवार में स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। हमारे बीच दो और महनीय व्यक्ति उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं सत्यनारायण शर्मा जी का स्वागत करना चाहूँगा। आप एक प्रमुख इतिहासकार हैं, पुरातत्ववेदा हैं। आपका भी सांची विश्वविद्यालय के इस सभागार में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नारायण व्यास जी का भी हृदय से स्वागत करता हूँ। आप भी एक प्रमुख इतिहासकार एवं पुरातत्वविद हैं और हम सभी आपसे परिचित हैं, पूर्व परिचित हैं, तो आपका भी आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। इसके अतिरिक्त सभा में भी जो है विशिष्ट और गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं जो बाहर से आए हैं, उसमें श्री राजीव लोचन चौबे जी, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्रीमती साधना व्यास जी मैडम, आपका भी हृदय से स्वागत है। श्री पंकज कुलश्रेष्ठ जी, आपका भी स्वागत है। श्री देवीलाल जी, देवीलाल भारती जी, आपका भी स्वागत है। और श्री बहादुर सिंह जी, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। अब मैं सभ्य व्यवस्था के अनुसार स्वागत के लिए, अतिथियों के स्वागत पुष्पगुच्छ से करने के लिए मैं कुलगुरु जी से निवेदन करता हूं कि सर्वप्रथम आज के हमारे इस विशिष्ट व्याख्यान के मुख्य वक्ता श्री उमेश कुमार गुप्ता जी का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। मैं कुलगुरु जी से ही निवेदन करता हूं कि आप श्री सत्यनारायण शर्मा जी का भी पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह से स्वागत करें। मैं कुलसचिव महोदय जी से निवेदन करता हूं कि आप हमारे आज के अतिथि डॉक्टर नारायण व्यास जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। मैं पुनः सर से निवेदन करता हूं कि राजीव लोचन चौबे जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। करतल ध्वनि द्वारा जो है जी का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद कुलसचिव महोदय। सभ्य व्यवस्था के अनुसार स्वागत के उपरांत वाचिक स्वागत के लिए आज के जो हमारे अतिथि हैं उनके वाचिक स्वागत के लिए मैं विश्वविद्यालय के कुलसचिव महोदय से निवेदन करता हूं कि वो आएं और हमारे अतिथियों का वाचिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी। आज के इस कार्यक्रम में बैगा जनजाति एवं संस्कृति विषय पर आयोजित व्याख्यान, विशिष्ट व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्यनाथ लाल जी उपस्थित हैं, आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता उमेश गुप्ता जी हैं, जो न्यायाधीश हैं, जो बैगा जनजाति एवं संस्कृति पर हमको प्रकाश डालेंगे। इस विषय पर आप उपस्थित हैं, आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में सत्यनारायण शर्मा जी भी हैं, जो इतिहास संकलन समिति मध्य भारत के लगातार लंबे समय से संगठन सचिव, संगठन मंत्री के रूप में दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और प्रख्यात
सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज के कार्यक्रम में ही आदरणीय नारायण व्यास जी भी उपस्थित हैं। प्रख्यात पुरातत्वविद हैं, वाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित हैं और उन्होंने बहुत सारे सम्मान अर्जित किए हैं और इस क्षेत्र में इतिहास एवं पुरातत्व के क्षेत्र में आकर विशिष्ट योगदान। आपकी विशेषता यह है कि आपने स्वर्गीय वाकड़कर जी के साथ भी काम करने का आपको सानिध्य मिला है, ये बड़ी उपलब्धि का विषय है। हमारे बीच में राजीव रंजन चौबे जी भी उपस्थित हैं, जिन्होंने रायसेन जिले में गौ सेवा और इतिहास के संबंध में बहुत सारी नवीन खोजें की है। साथ में इतिहास एवं समिति के देवीलाल भारती जी भी हैं और आप योगाचार्य हैं और इतिहास में भी बहुत अच्छा समृद्ध कार्य किया है। और कोषाध्यक्ष के रूप में मध्य भारत के आदरणीय पंकज जी कुलश्रेष्ठ भी हमारे साथ में उपस्थित हैं, आपका स्वागत है। साथ ही साथ साधना व्यास जी भी उपस्थित हैं, बहादुर ठाकुर जी भी उपस्थित हैं विश्वविद्यालय परिसर में और आप सभी का स्वागत है। हम चाहेंगे कि आज बैगा जनजाति और संस्कृति विषय पर, चूँकि एक बड़ा गूढ़ विषय है और इसमें बहुत सारे ये ऐसा डिस्कोर्स है जिसमें बहुत सारी चर्चा होती रहती है, बहुत सारी बातें होती रहती है। प्रकृति के सानिध्य में रहने वाली जनजाति, जिनको हम लोग तथाकथित रूप से पिछड़ी जनजाति बोलते हैं, लेकिन आज जो पूरा सिनारियो है, पूरा विश्व का संदर्भ है, वो फिर से प्रकृति की ओर जा रहा है और इन्हीं जो जनजातियां हैं अभी तक हम 27 साल विधायक सेवा में लोगों को सुनते रहे हैं, इसलिए बोलने की आदत था तो बोलने में थोड़ा सा हेल्प कर गया। और आप सोचेंगे कि जब साथ थे तो वहाँ बैगा आदिवासियों के बीच कैसे रहे, तो मैं वहाँ पे 4 साल फैमिली कोर्ट में कार्यरत था। तो ऐसा पता चला कि कुछ जनजातियाँ हैं जो मतलब अल्पविकसित है, तो उनके बीच आके मैंने सोचा कि देखें उनके बीच क्या होता है, उनको लीगल एड से जोड़ना था। तो मैं उनके बीच गया, नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्र था, तो वहाँ पे पैदल जाना पड़ता था, दूर तक बस छोड़ देती थी, कार जाती थी, कच्चे रास्ते में, क्योंकि वहाँ पे सड़कें नहीं बनने दिए गए हैं, बहुत इंटीरियर क्षेत्र था। तो वहाँ पे बहुत पहले अंग्रेज़ों के समय अंग्रेज गए हैं और उन लोगों ने बैगा आदिवासियों के संबंध में मतलब जो प्रकाशन किया वो बहुत मतलब सही प्रकाशन नहीं किया उन्होंने। उनको अश्लीलता बताया, बिना कपड़ों के बताया, जो इस तरीके से उनको एजुकेशन छवि दी है तो थोड़ी गलत गई। और दूसरा शोषण भी किया उन लोगों ने, वहाँ रहते शादियाँ की, बच्चे करके चले गए, इस प्रकार की बहुत सी बातें थी। तो मैंने सोचा उनके बीच जाएँ। एक तथागत संस्था है, तो मुकेश श्रीवास लखनऊ में IAS है, उनने एक समाज सेवी संगठन बनाया, वो बर्तन, कपड़े, कंबल आदि वितरित करते हैं। उस संस्था वाले हमसे जुड़े, उनके माध्यम से मैंने उनके बीच गया, अनाज, कपड़े वितरण आदि किए, तो उनका विश्वास प्राप्त किया, तो उनसे बहुत सी बातें जानकारी प्राप्त हुई, तो बहुत सी भ्रांतियाँ भी दूर हुई। तो जो बैगा है ये एक प्राचीन आदिम जनजाति है जो दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करती है। इनको भूमिपुत्र कहते हैं। ये मिट्टी के स्वामी हैं और वन में रहने के कारण वनपुत्र कहलाते हैं। ये अपने आप को आदिम पुरुष, जंगल के राजा, पृथ्वी के प्रथम मानव मानते हैं। इनकी उत्पत्ति प्राकृतिक पुत्र के रूप में ब्रह्मा जी के माध्यम से मानी गई। बैगा ट्राइब वैसे तो पूर्वी और उत्तर मध्य भारत, झारखंड, बिहार, उड़ीसा आदि राज्यों में है, लेकिन हमारे जो मध्य प्रदेश में ये बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सीधी जिले में पाए जाते हैं। लगभग 28,000 इनकी आबादी है। बालाघाट में नाहर, बिंजावर, नरोटिया और भरोटिया जनजाति पाई जाती है, जबकि बिंजावर, नरोटिया और भरोटिया में आपसी विवाह होता है, लेकिन भोजन केवल भरोटिया और नरोटिया आपस में करते हैं। बेटी और रोटी का संबंध इनमें होता है। दोनों की तरह इनके उपमान होते हैं। बैगा का अर्थ होता है पूजा या समन करना। ये छोटा नागपुर के भूरिया जनजाति के वंशज हैं। 1867 में पहली बार इनकी जंगली के रूप में खोज की गई। इनकी भाषा बैगा इंडियन है, आदिम भाषा है, जो बंगाली, हिंदी, मराठी, ब्राह्मण
का बिगड़ा और समृद्ध रूप है। बालाघाट के महिला हिंदी और छत्तीसगढ़ी मिलकर बोलते हैं। इनमें झाड़ फूंक, अंधविश्वास, भूलना, टोना टुस्सा जैसी प्रथाएं परंपराएं अभी भी विद्यमान हैं। ये अपने आप को शेर का अमीर मानते हैं और मंत्र के द्वारा शेर को सम्मोहित करने की शक्ति रखते हैं। तो उनको अगर शेर जंगल में जाता तो कईयों ने अनुभव बताया, ये डरते नहीं हैं, खड़े हो जाते हैं और बाकायदा उनको शेर से कोई खतरा उत्पन्न नहीं होता है। बेगांव का जीवन खेती, मजदूरी, वन उपज पर निर्भर है। ये लोग जंगल से तेंदुपत्ता, शहद, ओरसी एकत्र कर बेचते हैं। इसके अलावा मुर्गी, बकरी, सुअर पालन का कार्य करते हैं। बांस के उत्पाद, टोकरी, झाड़ू, चटाई, फर्नीचर आदि बनाते हैं। ये लोग पहले चल खेती करते थे। ये लोग 3 प्रकार की खेती करते हैं, जो दाऊ, पाऊ और बेवर कराते हैं। बेवर खेती में वन को समतल कर देते हैं। पहले पेड़ पत्ती बिछाते हैं, उस पर आग लगाते हैं, फिर कुटकू, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का उगाते हैं। ये धरती माता को अपनी माता मानते हैं, इसलिए एक ही स्थान को बार बार खेती के रूप में धोकर अपना पेट नहीं भरना चाहते, इसलिए घूम घूम कर खेती करते हैं। ये लोग वर्तमान में जगह की कमी होने के कारण अपने कब्जे प्राप्त भूमि पर खेती कर रहे हैं। इनका कोई भी पट्टा, मतलब इनको इनके नाम से कोई रजिस्ट्री नहीं है। इनको सरकार द्वारा पट्टा दिया गया है और कुछ जगह इनको पट्टा नहीं भी दिया गया, लेकिन उनकी मांग है कि इनको पट्टा दिया जाए, क्योंकि ये वन से बाहर नहीं निकलते, वन ही में रहते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में कुछ लोगों को वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पट्टे दिए गए हैं। वन उत्पाद के उपभोग अधिकार का अधिकार दिया गया है, हैबिटेट अधिकार प्रदान किया गया है। वहाँ पर चांडा में एक रेडियो स्टेशन भी इनका बनाया गया है और अशोक शाह कलेक्टर ने उनके लिए अच्छा काम किया था। तो चांडा जो है एक मॉडल, डंडोली मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया है। जनवरी 2020 में बालाघाट के पकवा तहसील में सोनगुड्डा, बिटली, लहंगा कला, दैया टोला, कोबरा डोंगरी, कसार टोला, छूका टोला ग्राम पंचायत में गया हूँ। ये आप सबने पेपरों में सिर्फ नक्सलाइट लोगों के नाम जब आते हैं तब सुने होंगे, इस तरीके के नाम आप लोगों ने नहीं सुने होंगे। तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ जाके लोगों से मिला था, तो उनसे जो चर्चा हुई, उसमें फोटोग्राफ बनाए, किताब बनाए, उसी को इसमें दिखाई दिया है। इनके जो देवता हैं वह लोग साल के वृक्ष पूजा करते हैं। इनके देव बड़ा देव, गोरा देव, ठाकुर देव। इस साल के वृक्ष को पूजते हैं और गाँव में एक स्थान पर पेड़ के नीचे पत्थर रख देते हैं और उसके बाद उसको बड़ा देव स्थान के रूप में मानते हैं और बड़ा देव के रूप में पूजा करते हैं। अलग से कोई मंदिर नहीं बनाते। गाँव की रक्षा के लिए ठाकुर देव की पूजा करते हैं। बीमारी और रक्षा के लिए दुर्गा देवी की पूजा करते हैं। बच्चों और स्त्रियों की रक्षा के लिए भवानी माता की पूजा करते हैं। ये लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। इंडिया, ओझा और दुनिया महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वो जो बोलते हैं उसके पीछे उसी की कहना मानते हैं और इसलिए जो चुनाव वगैरह होते तो नेता जो है उन्हीं वो अपने हाथों पहले देखते हैं, तो उनके पीछे ये अंधा अनुकरण करते हैं। उन्होंने जो बोल दिया उसको उनको कार्य करना है। अब इनका क्या होता है कि दुल्ला देव और बड़ा देव को ये एक मुर्गा और एक शराब की बोतल जो अपने घर में बनाते हैं, छोटे सरकार वो चढ़ाते हैं। भवानी माता को बकरा और एक बोतल, बागेश्वरी देवी को एक सुगर और 2 मन की बोतल, नागवंशी देवी मुर्गी 2 बोतल, इस तरीके से यहाँ पूजा का कर्म बना हुआ है। इंडिया पुरुष पूजा करते हैं, महिला पूजा नहीं करते। यहाँ तक कि एक माई देवी की भी पूजा सिर्फ पुरुष ही करते हैं। और इनकी वेशभूषा है कि गंगा पुरुष कमर के नीचे कपड़ा पहनते हैं, इससे लंगोट हैं, सिर पर गमछा बांधते हैं। ओझा पुरुष हाथ में कड़ा बांधता है, उसकी पहचान है। उस सिर में कब्बी वाली फंदी लगाता है, ये ओझा की पहचान है। और ये इनका फैमिली वंशज चलता रहता है। पिता भाई को कुछ भी होता है सबसे पहले उसके पास जाते हैं, बाद में उसका पता होता है। ये लेकिन अब है इनके विश्वास है। और जो महिलाएं जो वो साड़ी का कुर्ता पहनती हैं। कुर्ता इस प्रकार का कमर तक का ब्लाउज होता है, उसमें 2 जेब रहते हैं। विकास के साथ यह ब्लाउज पहनने लगी और पहले पूरी साड़ी से एक ही पैंट थी। इनके यहाँ महिलाएं कान और नाक में छिपवाती थी, लेकिन अब शादीशुदा हो गई, कान नाक भी छिपवाती है, मांग भी बढ़ती है, मंगलसूत्र पहनती है। और इनके यहाँ महिला के गले में चांदी का गोल सुखिया नामक जीवन है, जो शादीशुदा महिलाओं की पहचान है। बातचीत के दौरान महिलाओं के द्वारा बताया गया कि पुरुष वर्ग सही वे लोग मिलकर शराब का सेवन करते हैं और आपस में बैठ के खाते हैं। उनका जो भी प्रथा होती है, तो जो रिश्तेदार आते हैं गाँव से, वो 2-2 बोतल शराब लेकर आते हैं
पूरा मंच बना के बैठ जाते हैं, खाना भी लेके आते हैं, चावल वगैरह सब, और सब थोड़ा थोड़ा मिल बांट के खाते हैं, दो दो घूम शराब पीते हैं, मतलब किसी को बोझ नहीं होता। किसी भी घर में कोई भी चीज़ तैयार हो तो पूरे सब गांव वाले मिलकर बनाते हैं, ये इनका मैंने देखा है। और पोठार पूजा में भाग भी लिया है, उसमें 2-3 मंदिर के साथ रहा, सब मैंने देखा है, इनका ही अच्छा है। इनके जो बच्चे हैं वो बहुत कम कपड़े पहनते हैं, मतलब नग्न अवस्था में गाँव में जाते हैं। नवजात शिशु जो 6 माह तक माँ के साथ रहता है, वो कमर में बांध कर उसको लेके चलती है 6 माह, उसके बाद इसको छोड़ देती है। तो घर में पढ़ते हैं, पढ़ाई घर के लोग उसको पालते हैं। मिट्टी के सने फूल से भरे चिपड़े कपड़ों में इनके बच्चों को मौज मस्ती करते मैंने देखा है। तो परंपरागत खेल चक्का, गिल्ली डंडा, झूठी, गड़ोली आदि के साथ खेलते हैं। और अभी भी पुरानी लकड़ी की इनकी मोटा उतर कार है, अभी भी मैंने इनको गंगा आदिवासी को देखा है। पढ़े लिखे अग्रमियों को देखकर इनकी आंखों में चमक दिखाई देती है। ये एक दिन कब इनके जैसे बन पाएंगे। गंगा बच्चे बहुत कम पढ़ने जाते हैं, क्योंकि इनसे घर वाले बाल मजदूरी करते हैं, जानवर चराने का काम कराते हैं। इन्हें क्या है कि इनके लिए स्कूल बनाए गए हैं, लेकिन स्कूल नहीं जाते क्योंकि घर वाले चाहते हैं कि ये हमारे साथ जाए, मछली पकड़ने जाए, बाजार जाए, इस तरीके के पढ़ने का मन नहीं है। सरकार ने बहुत सारे स्कूल बना दिए हैं वहाँ के लिए, लेकिन इनको स्कूल जाना नहीं, जाते हैं भाग जाते हैं। अब इनके लिए कुछ प्रोत्साहन राशि दे या इनका कुछ कमाते हैं, सरकार अगर इनको कुछ पैसा दे तो फिर बच्चों को पढ़ने देंगे। उनका ये कहना है कि भाई बच्चा मारा जाता है वही कमाल साधन नहीं होता, इसलिए वो उनको पढ़ाई में मन नहीं करते, घर वाले आते हैं। गंगा इसलिए जो है वो तरह तरह के आकर्षक जीवन से कैरेक्टर चलते हैं कि देखने में बहुत आकर्षक होती है, तीखे लाख लक्ष्य होते हैं। ये जो है चांदी की जगह पीतल के जेवर पहनती है, लेकिन अधिकांश जो गंगा आदिवासी लोग हैं तो चांदी के जेवर पहनते हैं। ये चांदी के जेवर इनको शादी में दिए जाते हैं। जो भी पुरुष इनसे शादी करता है तो पूरा जैसे आधा किलो चांदी दे रहा है या पूरे चांदी दे रहा है, ये कैरेक्टर हो जाता है, उसकी जगह चल जाती है, उसके बाद ही शादी करता है। तो पूरा शादी का बहन जो है एक पुरुष लड़का बहन है। आगे शादी के बारे में बताएंगे। गंगे आदिवासी जो है ये पैरों में घुंघरू चुटकी पहनती है, हाथों में असली कंठी लटकनियाँ, छूटा आयकर बंगाराज काली काकली मुर्गी, कान में बारी ढूंढते कनफूल, हाथों में चूड़ा कलीनी पापूड़ा फाड़ता काकन कड़ी कंगना गलेरिया घंटी, गेंदे के गजरे लाख पूजा पैर में तो इस तरह बहुत सी आभूषण पहनती जो कि अच्छे नक्काशीदार हैं। उनकी विशेषता कहती है कि सिर पर पन्नू नहीं लगती, लहंगा नहीं है। तम्बाकू बीड़ी सिगरेट का आप सेवन करते हैं, पुरुषों के बराबर उनको अच्छा कराते हैं और उनके यहाँ कोई ऐसी असमानता नहीं है। ये ललाट पर बिंदी नहीं लगाती है, नाक एक से बात ये जो है सिर पर पलते। अब इनके मकान इनको जो है ये अच्छी कच्चे मकान में रहते हैं, अपना हाथ से घास फूस का बनाते हैं। इनको गंगा आदिवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना तक कच्चे मकान दिए गए, मैंने देखे हैं। लेकिन ये मकान में नहीं रहते, ये मकान में अपना जानवर पाल रहे हैं और वही पुराने जो हैं इनके घास फूस के काबिलों पुराने नौकरी में रहते चले जा रहे हैं। ये अपने पुराने मकान में रहना पसंद करते हैं। इनसे गाँव जाने पर देखने में आया है कि आवास योजना के अंतर्गत सबके मकानों में भूसा और जानवर रखे हैं, जबकि उसी में लगे हुए अपने पुराने मकान में जो घास फूस के बनाए, जिसमें आगे पीछे बाँस की पत्ती से बने आंगन होते हैं, सामने छोटा सा आंगन होते हैं, बुर्गी पकड़े पकड़ियाँ बांधते हैं, लेकिन ये अपने उसी पुराने मकान में। मैंने ये भी देखा है कि इनको बिजली प्रदान की गई है, लेकिन ये बिजली का भी उपयोग नहीं है, बिजली का कोई उपयोग सरकार ने सब निःशुल्क किया है, लेकिन इनको बिजली भी नहीं देगी कि अपने उसी प्राकृतिक आवास और वातावरण में रहना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि जब हम मकानों में रहते हैं तो हमारा दम बढ़ता है और हम जो अपनी सभ्यता संस्कृति को दूर होते जाते हैं, इसलिए इनके मकान में बहुत कम सामान रहता है। चूल्हा है, चक्की रहती है, हर जगह के पास एक कुल्हाड़ी मिलेगी। इनके अंदर बाँस के कपच्ची टांगे कपड़े टांग देते हैं, कोदो कुट्टी चावल आदि का संग्रह करते हैं। एक स्टोरी का मकान रहता है, जो अच्छे महंगा है तो फर्स्ट स्टोरी में कोदो कुट्टी रखते हैं। तो उनसे पूछा कर बता रहे 40 साल तक कोदो कुट्टी खराब नहीं है और ये उसको भंडारण करते हैं। इसके अलावा मैंने देखा कि पूरे घर में ये जो भुट्टा होता है, भुट्टा पूरे घर में भुट्टा बांध के रखते हैं छत के ऊपर, जब भी जरूरत होती है तो उसे साल भर उसका उपयोग करते हैं।
और इनके जो घर में चूल्हा चक्की मिलेगी अनुमान में तो 2-4 बर्तन मिलते हैं खाट में, बाकी सब जमीन पे सोचते हैं। और कपड़े पर बाँस लाकर कपड़े बाँस पर लकड़ लाकर उनका जो है घर जो है बहुत छोटा रहता है, एक घर में उनका काम गुजारा हो जाता है। कोई पट्टे नहीं है, जहाँ जिसका मन होता है घर बनाते रहता है। 20-20, 15-15 घरों के टोले बने हुए हैं जहाँ पर ये लोग और उसी में अपने आपस में मिलते हैं सब काम करते हैं। दहेगा जो अब जो है ये पुरुष जो अपनी नौकरी करने लगे हैं और दहेगा बड़ा महिला है जो घर पर रहती है, इनमें जो शिक्षा का दर है वो 10% है। माता पिता से पूछने दहेगा माता पिता से पूछा गया कि बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। शिक्षकों ने बताया कि बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण घर से स्कूल की दूरी अधिक होना, स्कूलों का काफ़ी किताब की सुविधा होना, गाँव इसलिए जरूरी थी गाँव जाते हैं उनके घर पर शिक्षा मिल जाए, उनको फैल नहीं किया जाए। उनको जो है फैल कर देते हैं तो बुरा लगता घर बैठ जाते तो वो सोचते हैं पढ़ने नहीं जाते। लड़कियाँ तो 8वीं के बाद जाती नहीं। मेरा ये कहना है कि आप उनका मूल्यांकन उस आधार पर करें कि उनको फैल ना करके एक ग्रेड प्रदान करें कि हाँ ये इतने साक्षर है, इतने साक्षर है। उसके बाद उनको जो उनकी साक्षरता प्रसर का बढ़ जाए तब उनके तरीके से 8वीं 10वीं में बोर्ड परीक्षा थी वो लिया जा सकता है। इसलिए जरूरी कि उनको आप खुद शिक्षित करें, उनके घर जाएँ उनको घर से जाए। ये लोग जो है दहेगा आदिवासी लोग झाड़ को टोना तो कर मानते हैं तो जरा सा भी संदेह होने पर ये अपना घर बदल देते हैं, स्थान बदल देते हैं, एक ही स्थान पर नहीं है। इनकी जमीन नहीं है, घर नहीं है, खेती नहीं है, वन भूमि सरकारी है जिस पर काम करते हैं, खेती मजदूरी करते हैं। वन अधिनियम के अंतर्गत उनको खेती की जाती है, पट्टे भी दिए गए, लेकिन ये एक जगह टिकते नहीं है। अब इनमें तो सबसे बड़ी विशेषता रहती है महिलाओं में गोदना प्रथा बनना है। दहेगा महिला तो ललाट पर बिंदी नहीं लगा, इसकी खासियत है। नाक नहीं छिलवाती है और स्त्रियाँ सिर नहीं करती, घुटने को मतलब घुटने से तन का सौंदर्य उभारना उनको पसंद है। 12 से 20 साल महिलाओं को गोदना बदलवाना अनिवार्य है। गोदना सौभाग्य का प्रतीक है। ये माना जाता है कि जब ये गोदना इनकी पहचान है, जब ये मरेंगी स्वर्ग जाएंगी तो गोदना इनकी पहचान है। और अगर ये गोदना जमीन पे नहीं करवाएंगी तो वहाँ पे सब्बर से गोदना हो जाएगा। ये एक हम मतलब है कि हम मरने पर हमारी कोई पहचान नहीं, सब मिट्टी मिल जाता है, लेकिन क्या मानने गोदना में हमारी पहचान है, इसलिए गोदना इनके अनिवार्य है। ये आत्मा की प्रसन्नता के लिए बुलवाते हैं गोदना। इनका मानना है कि मरने के बाद शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन गोदना आत्मा के रूप में जिंदा रहेगा, इससे उनकी पहचान रहेगी। यदि गोदना नहीं बुलवाएंगी तो स्वर्ग में सफल को जिंदा नहीं रहेगा। दहेगा महिलाओं में गोदना को स्वर्गीय अलंकार माना गया। पहले सुई से गोदना बुलवाते हैं, लेकिन अब मशीन से गोदना बोला जाता है। ओझा ओझाएँ गोदना बोलते हैं और इसमें जो है इनको कई जगह गोदरी, वादी, भाग, ओझा गोदना बोलने वाले बोलते हैं। गोदना बुदाई महंगा होने के कारण 2020 में देखा गया कि 58 महिलाएं सिर्फ चेहरा, बाँह, पिंडी, आमने सामने बुलवाती हैं। हाथ से कोहनी तक के गोदने को पूरी गोदा बोलते हैं। पिंडी तक का तथा उसके ऊपर का गोदना पछाड़ी का रहता है। छीला, छिपका, केंकड़ा, मछली, कांटा बुलवाते हैं। इसके अलावा 58 महिलाएं हाथ में कर्मा डांस करते हुए नर्तक के चित्र बुलवाते हैं। अपने देवी देवताओं को भी गोदना के रूप में बुलवाते हैं और ये इनके अनिवार्य है। जैसे बिच्छू है वो पेड़ में बुलवाते हैं, कुंडियों में बुलवाते हैं, चौकोर बन के लाइन मिलते हैं। ये जो गोदा बोलने वाली महिलाएं बदनीन कहलाती है। इनको पैसा दिया जाता है कि जनगति सुनियों से गुच्छों का गोदना बोलती है। एक बर्तन को पहले तेल में डालती है, उसको उबालती है, अलग से काजल बनाकर उससे गोदना की रूपरेखा बनाई जाती है। उसके बाद उसे सुई से घेरा जाता है। खून निकलने पर हिंसा जाली फल लगाती है। ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। बाद में गोबर लगाती है। गोदना बुलवाना काफ़ी दर्दनाक रहता है, लेकिन प्रथा के अनुसार अनुवाद है, इसलिए ये माथा पैर जान हाथ में बुलवाते हैं। गोदना बुलवाने से पहले कई बार को सेप्टिक हुआ है, जो इलाज भी करवाया, बीमारी भी होती है, लेकिन अब वो उसको अपने उससे प्रथा से जोड़ के चल रहे हैं, इसलिए अभी इससे हट नहीं पाए। जो नई लड़कियाँ हैं वो सिर्फ चेहरे के 3 गोदना उनकी जगहों की पहचान है माथे पर वो बुलवाती, ताकि वो उन्हें बंद कर दें। जगह पर उसको गोदना नहीं बनवाते, ये सिर्फ नाम लिखते हैं अपना शौक के तौर पर। और कमर का
लहंगा पुरुष को जहाँ कहीं बुलवाया जाता है उस जगह गाना बजते हुए गाते हुए, तो जब लहंगा जब ये बुलना बुलवाया जाता है तो ये गाना गाते हैं, तो गाना गाते हैं गर्व कम होता है लहंगा के बुलने के गाने भी। और कोई पुरुष जो चला जाता है तो उसको अगर पुरुष बुलना बुलवाया गया तो उसको फिर ये उसके ऊपर सांभर के शिकार का प्रतिबंध लगा देते हैं। इस तरीके से इनके रोक टोक हुई है। इसके पीछे कहानी भी है कि कामुक राजा था, वो हर रात एक नई महिला को बुलाता था और पहचान के लिए गुदमा बुलवा देता था। तो गाँव की गाँव महिला गुदमा बुलवाने लगे और उसकी पहचान के लिए बचने लगे, लेकिन ये कहीं इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं है। ये जो है आदिवासी जैन आदिवासी हैं, ये मांसाहारी होते हैं, जानवर ही जानवरों का शिकार करते हैं। कल्पना होने के बाद शिकार नहीं करते, लेकिन चूहे को भूंज कर खाते हैं। मछली इनका अपनी भोजन है। रात में मांस को शंकाकार वस्तु को पानी में डाल देते हैं, उसमें मछली अपने आप पल जाती है, इसके बाद उसको भून कर खाते हैं। एक बाँस का बनाते हैं, बाँस के जो तो टिपाई देखी होगी, गोल टाइप की टिपाई बनाते हैं, उसको पानी में ऐसा रख देते हैं तो उसमें मछली आती, पल जाती, पानी निकल जाता। ये हर घर में मिलेगा और पीछे उसको टांग के चलते हैं। मछली इनका अपनी भोजन है। ये देसी सुअर को खाते हैं। प्रत्येक उत्सव में गर्म पानी में सुअर को बांध कर रखते थे और उसका झुंड में घी लाते हैं और उसको फिर काट कर खाते हैं। ये इनका प्रिय भोजन है। ये लोग बासी पेज घोल बिहारी खाते हैं। कुटकी और मक्का में नमक डालकर कई पदार्थ बनाते हैं, जिससे ये घायल मक्का ज्वार चावल कुट्टू को मिलाकर एकदम पतला तेल पदार्थ बनाते हैं जो पेज कहलाता है, जो को बहुत प्रिय है। और मेहमान आने पर सर्वप्रथम इसे पेज देते हैं। भात और भाजी को मिलाकर तैयारी बनाते हैं। ये लोग तेंदू और आम के पत्ते की चुंगी बनाकर उसमें तम्बाकू भरकर गिरी पीते हैं। इनकी जेब में पत्ते हमेशा खुले रहते हैं तथा महिला तथा बच्चों को भी तम्बाकू का सेवन करते हैं। इनका जब भी कोई भारी आदमी जाता है तो उसका ये स्वागत करते हैं, तिलक लगाते हैं, पैर छूते हैं और बाकायदा माला पहनाते हैं और अजनबियों का ये अच्छे ढंग से स्वागत करते हैं। तो उसमें ये प्रथा है कि अजनबी इनको नहीं करते, उसके नाम वगैरह देते हैं। ये शुरू से बाहर से चली आ रही प्रथा। लहंगा से जो स्त्रियाँ हैं, गर्भवती स्त्रियाँ, ये जंगल में 6 माह तक काम करती हैं। इनको जो है घर ही में इनका डिलीवरी होती है। बुजुर्ग महिलाएं जड़ी बूटियों का सेवन करती हैं और जन्म के समय माई बेला की जड़ चबाने की जाती है। गर्भ अवस्था के दौरान महिलाएं पेट के नीचे एक कपड़ा बांधती हैं, जैसे हार्नेस कहते हैं। महिलाओं का प्रसव दाई या बाई जो प्रसव करती है उसको दाई या माई कराती है। तो बच्चे की नाल को छुरी से काटकर प्रसूता कक्ष में गाड़ देती है। शिशु के जन्म के समय जच्चा कनेरी या फूल को भी वहीं गाड़ दिया जाता है, उस पर आग लगा दी जाती है जो नरा सूखने तक जलती रहती है। बच्चे के जन्म के बाद उसे सूपा या सुला दिया जाता है, जिस पर कोदो या कुट्टी के दाने रखे जाते हैं। कुछ समय बाद जन्मे बच्चे व माँ को गर्म पानी से स्नान कराकर कोदो के पैरा पर सुला दिया जाता है। फिर एक दवा बड़ी उजड़ा पिलाई जाती है। कुछ समय बाद माँ को कोदो का भात उड़द की दाल खाने के लिए जाती है। 6वें दिन शिशु का नरा सूखने पर शोभा दिलाई जाती है। इस दिन छठी की पूजा होती है। सबसे पहले माँ घर की सफाई करती है, पुआल और राख को बाहर फेंक देती है। गोबर से उस स्थान की लिपाई कर माँ स्नान करने लगी जाती है, जहाँ पर काली मिट्टी और छुई से बाल धोती है और वापस आकर स्वयं बच्चे की मालिश करती है। उस दिन कोदे का भात और राहड़ की दाल का भोजन होता है। उसके बाद बच्चे की मुँह दिखाई होती है और घर की लड़कियाँ पंचों को बोतल में मौलिया की शराब बांटती हैं। इनका नामकरण की विचित्र बताया जाए तो सोमवार को होगा तो उसका नाम सोमू रख देंगे, सोमवारा रख देंगे। पूर्णिमा हुआ तो पूर्णिमा रख देंगे। इस तरीके इनका नाम की प्रथा। जिस दिन कैसा होगा, बुधवार को तो बुधवारा रख दिया, मंगलवार को। मैंने पूछा था कि इसमें नाम की समानता नहीं आती, तो कहती नहीं। उसको फिर हम लोग अपने गोत्र से या से जोड़ देते हैं। लेकिन सोमवारू नाम के कई मिल जाएंगे, सोमारू मिल जाएगा, मंगलू मिल जाएगा, बुद्धू मिल जाएगा। इस तरीके से नाम को उससे जोड़ के चलते हैं। ये जो महिलाएं इनकी जो है कोदो भात का जब हो जाता है उसके बाद बच्चे की मुँह दिखाई होती है। 6वें दिन बच्चे के बाल काटे जाते हैं, जिसे लहंगा झालर भी कहते हैं। माँ उस दिन घर से काम करती है। रसोई में माँ का काम 6वें दिन शुरू हो जाता है। रसोई में 2 या 3 महीने तक बाद जाती है। उसके बाद खाना बनाती है और गाँव के लोगों को बुलाया जाता है। माँ के शुद्धि के 2 से 5 दिन बाद बच्चे का नामकरण होता है। घर की बुजुर्ग महिला
घर के दरवाजे पर थाली में बच्चे के पैर को लटका कर रखती है। मुखिया नामकरण करता है। बच्चे का नाम पूर्वज, दिन, महीने, पशु, पक्षी, नदी, बच्चे के रंग, चेहरों की बनावट को देखकर रखा जाता है। अधिक लड़कियां होने पर बरदाना प्रथा की जाती है, जिसमें सूपे में सभी प्रकार के अनाज रखकर बच्चों को रखा जाता है, जिसमें यह मानकर होती है कि लड़ा बदल जाएगा, बाद में लड़का पैदा होगा। तो वहाँ पे ये भी है कि लड़का लड़की का जो भेद है वहाँ पे भी है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने समान है। इनके यहाँ 6 माह तक बच्चे को अपने साथ कमर पर बांध कर रखिए, उसके बाद उसे छोड़ देती है। 6 माह बच्चा दाल चावल दे रहा है। वो बंधन प्रथा भी मैंने देखी है, उसमें 3 माह के बच्चे को लेके कुल्हाड़ी से मैंने जानवर का लकड़ी काटते देखा है, घर का काम करते देखा है। तो बच्चा बिल्कुल साइड में बंधा है, उनको कोई दिक्कत नहीं। जयगांव में विवाह की जो प्रथाएं हैं, इनमें लड़कियों को लड़का चुनने की स्वतंत्रता है। ये लोग विवाह को शारीरिक संबंध बना देते हैं, उसके बाद अपने माँ बाप को बताते हैं, जो पंचों के साथ उनकी शादी कर देते हैं। यदि कोई लड़की अपने विवाह से खुश नहीं है तो अपने पति से संबंध भी तोड़ सकती है। इनका विधवा विवाह की मानता है। पति के मरने पर देवर चूड़ी पहनाकर विधवा से शादी कर सकता है। जयगांव में बहुपत्नी प्रथा है। विवाह विच्छेद को तिनका तोड़ना कहते हैं, और घर का खप्पर तोड़ते हैं, छप्पर होता है। विवाह विच्छेद की घोषणा की जाती है। विवाह के अवसर पर पहले हाथी में बैठने की प्रथा थी, लेकिन अभी लोग खटिया में बैठकर पूरी करते हैं। इनके यहाँ शादी में बारात भी आती है। 2, 3 दिन 4 दिन रुककर लड़की वाले लड़के वालों के यहाँ रुकते हैं, और पूरा खर्चा लड़के वाला उठाता है। इस दौरान मांस, मटन, कुत्ते होने पड़ते हैं। बेगा आदिवासी क्या है कि चश्मा भी पहनते हैं शादी में। उनका ये कहना है कि हमें कोई जादू करेगा तो जादू नहीं होगा। ये काला चश्मा पहनते हैं, देखा होगा लड़के दूल्हा जो बनता है काला चश्मा पहनते हैं। इनमें 6 प्रकार की विवाह प्रथा है। तो उसमें तो पहली जो एक है पैठुल विवाह, पखुआ विवाह, चोर विवाह, मंगनी चढ़ या चढ़ विवाह, लमसैना विवाह, कोड़ैया विवाह। इसमें मंगनी चढ़ या चढ़ विवाह, यह विवाह अरेंज मैरिज जैसी होती है, जिसमें घर के बड़े बुजुर्गों के द्वारा लड़की की सहमति से विवाह तय किया जाता है। घर के बुजुर्ग लड़के को लेकर लड़की घर जाते हैं, और लड़की से पिता से कहते हैं कि प्यास लगी। तब लड़की का पिता इन्हें जो है पानी पिलाता है, और वो समझ जाते हैं ये जो लड़के वाला है ये हमारी लड़की के लिए आया हुआ है। फिर उसको जो है लड़की का पिता इनका शराब बिल्कुल जो हर 30 त्यौहार मनाने समझती वो उनको शराब लेकर पिलाता है। बुजुर्ग महिला के साथ बेटी से पूछता है, और लड़की यदि हाँ बोल देती है कि मैं तैयार हूँ शादी में, तो फिर पूरी शराब से इनकी मतलब शराब पिला के इसकी सहमति दी जाती है। इसमें विवाह के पहले सगाई होती है। ये मतलब एक अरेंज मैरिज। एक होता है पैठुल विवाह। इसमें मेले में लड़के लड़कियाँ नाचते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद लड़की लड़के के घर चली जाती है, वहाँ पर उसके ऊपर चावल हल्दी डालकर उसे पसंद करते हैं। सगाई का पेड़ डाले जाते हैं। इसके बाद फिर वो लड़के वालों को सूचना दी जाती है। जो अपने रिश्तेदारों से लड़के घर आते हैं, वहाँ पर लड़के के पिता से हर्जाना वसूलते हैं। इसके बाद शादी की तारीख निश्चित होगी, शादी समारोह संपन्न होती है। यदि लड़के का पिता हर्जाना नहीं देता है, तो लड़का जो है 3 साल तक लड़की के घर में काम करता है, और करके वो मजदूरी करता है, उससे पैसा चुकाता है। ये अभी भी है। पुठवा विवाह, समाज में पुठवा विवाह के अंतर्गत शादी का पूरा खर्चा लड़के वाले उठाते हैं। लड़की के पिता रिश्तेदारों के घर जाते हैं, सगाई की तारीख होती है, विवाह की रस्म, दोनों पक्ष मिलकर विवाह तय करते हैं, आराम से खर्चा हो जाता है, मतलब आपसी सहमति हो जाती है। इसके लिए क्या करते हैं, ये दोस्त के माध्यम से खबर भेजते हैं। पहले एक जगह मिलेंगे, उस जगह फिर वहाँ के माता पिता वहाँ पहुँच जाते हैं, उसी जगह पे एक घर नहीं जाते हैं, बाहर मिलते हैं, और फिर वो माता पिता उनको मिला के बना कर लाते हैं कि हम शादी करेंगे, तब इनकी शादी करेंगे, फिर ये मिलते रहते हैं। उठटिया विवाह में पूर्व से विवाहित लड़की दूसरी शादी करना चाहती है, मतलब पुनर्विवाह है, तो पति को छोड़कर दूसरे घर में घुस जाती है। इसके बाद गांव के पंच इकट्ठे होते हैं। घर में घुसी लड़की पर भाभी देवा एक लोटा गर्म पानी डालकर लड़की को पवित्र करता है। दूसरे दिन पंचों को शराब पिलाई जाती है। पहला पति दूसरे पति से हर्जाना वसूल करता है, जितना खर्च होता है देता पहले पति को देना पड़ता है, जिसमें नगद रकम, गाय, बैल शामिल है। उसके बाद दोनों पक्षों में मेल मिलाप प्रथा होती है। उसके बाद खप्परों पर 1-1 रुपया, घास, कच्चा धागा रखकर पंचों के सामने खपरा तोड़ा जाता है। खपरा तोड़ दिया, इसका अर्थ होता है कि इसका विवाह विच्छेद हो गया। उसके बाद शराब पीते हैं,
और जो भोजन करते हैं वो पूर्व पति जो अपने घर चला जाता है, खजाना तय हो जाता है। लम्बसेना विवाह में लड़का लड़की के पिता के घर स्वेच्छा से जाता है, उसके यहाँ रहता है, लड़का जाता है, खेती करता है। संतुष्ट होने पर 1 साल में उसकी शादी की जाती है। अधिकतम 5 से 7 साल तक की अवधि है इसके लिए, जब लड़का जाकर लड़की वालों के माता पिता माना। बैगा जनजाति में मृत्यु में क्या है, शव को दफनाया जाता है। जो बीमार वृद्ध होते हैं उनको जलानी पड़ता है। वैसे क्या है, उसकी दफनानी पड़ता है। इनके शमशान नदी के पार रहते हैं। मानता है कि इनकी आत्मा नदी को पार करके नहीं पहुँच सकती। मरने वाले व्यक्ति के अंतिम समय मुंह में दही, सोने या चांदी का सिक्का रखते हैं, जिसे सामरा प्रथा कहते हैं। मानता है कि उसका अगला जन्म वैभवशाली होगा। किसी की मृत्यु हो जाने पर गांव को सूचना दी जाती है, सब लोग इकट्ठे होते हैं। मरने वाले का शव जमीन पर नहीं उतारते, शव को स्नान नहीं कराया जाता है। शरीर में तेल हल्दी लगाकर नया लंगोट पहनाते हैं। 5-6 हाथ का सफेद कपड़ा कफन के लिए उपयोग करते हैं, उस पर हल्दी पीस कर डालते हैं। खटिया को आंगन से निकालकर घर के बाहर उलट कर रख देते हैं। शव का पैर घर की तरफ होता है। स्त्री के सिरहाने में गहने, पुरुष के सिरहाने में तीर कमान, तंबाकू, चिलिम, चोंगी आदि रखते हैं। हांडी में तेल नमक रखते हैं। कंडे में पुआल की आग जलाते हैं। शव का श्रृंगार कर अंतिम यात्रा निकालते हैं। शव की 3 परिक्रमा कर चिता को उत्तर की ओर पैर रखकर औंधा लटाया जाता है। मुखाग्नि बेटा, पति या भाई देता है, जिसे माटी देना कहते हैं। शव को दफनाने के लिए 4 फीट लंबा गड्ढा खोदते हैं, उसे खंड कहते हैं। उनके सभी कपड़े उतारकर उत्तर में पैर रखकर लिटा दिया जाता है। 3 मिट्टी लड़का, पति, भाई सब डालते हैं। जिसके हाथ में सिक्का होता है, उस सिक्के में थूक कर पीछे वाले व्यक्ति को देता है, जिससे बाद में फेंक दिया जाता है। मान्यता इनकी है कि भूत प्रेत पीछा नहीं करते। महिलाओं में चूल्ही तोड़ने की प्रथा है। 3 दिन तक खाना नहीं बनता है। 3 दिन बाद घर को लीप कर खाना बनाते हैं। खाने में मछली केकड़ा बनता है। 1 बोतल मन उनकी कब्र पर डालते हैं। इसके बाद आगे का क्रियाक्रम शुद्धानुसार एक साथ किया जाता है। नवजात शिशु को घर में दफनाते हैं, उसके दम पर 2 माह तक आगे लगाया जाता है। इनका सबसे बड़ा क्या ये ओझा है। तो ये जब भी जड़ी बूटी खोजने जाते हैं तो इसकी पूजा करते हैं। सबसे पहले शराब चढ़ाते हैं, फिर उसकी पूजा करके जड़ी बूटी निकालते हैं। इनका ये है कि मैं जिसको जड़ी बूटी दूंगा उसको इसका फल प्राप्त होना चाहिए, वो स्वस्थ होना चाहिए। और आज भी इनके यहाँ जो जड़ी बूटी जो प्रथा है, ओझा प्रथा है, वो अभी भी है। ये अच्छे से अच्छा इलाज करते हैं। इनके यहाँ अभी भी शहरी लोग इनसे इलाज करवाते हैं। दूसरा, शुद्ध शहद इनसे मिलता है। शुद्धता, अशुद्ध बिल्कुल नहीं मिलावट करते। कुछ चीज़ें जो है पौधों पुट्टी, हर्रा, बहरा, ये सब इनका बहुत अच्छा मिलता है। ये इसी से इनका पेट पालन होता है। शहर में आते हैं, हफ्ते में 1 दिन शहर बाजार लगता है, सोनगुट्टा वगैरह, तो शहर के लोग भी आते हैं, उनके लोग भी खरीदते हैं और ये सब सामान बेचते हैं। वहाँ पे मछली बाजार लगता है, देसी शराब भी बेची जाती है। इनके तीज त्यौहार और नाच, बेगा खुशी के अवसर पर कर्मा नृत्य करते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध है, जो अपने बाद में शहरों में कराया जाता है। इनको उनको पैसे दिए। दशहरा में दादरिया प्रेम नृत्य करते हैं। विवाह के अवसर पर पगडंडी नृत्य करते हैं। सैला, फाग, बिंदा नृत्य भी करते हैं। इनका प्रमुख त्यौहार मड़ई होता है, जो महीने भर चलता है। जैसे दीपावली के समय मड़ई होती है। इसमें ये मोर के पंख बांध देते हैं, उसके चारों तरफ नाच करते हैं और सभी लोग इसमें इकट्ठे होते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों नृत्य करते हैं। त्यौहार के अवसर पर बसंत में सहल नृत्य करते हैं। इनको कृषि के समय कर्म नृत्य करते हैं। नृत्य के समय इनकी वेशभूषा आकर्षक रहती है। मादर की था, ढोल जो है, ये लोग रंग बिरंगे कपड़े और माला आदि पहनते हैं। ये एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं कर्म नृत्य में। कुछ सवाल जवाब का लोग जवाब देते हैं। साथ में इनके साथ महिला सामूहिक रूप से नृत्य करती हैं। इनके अतिथि का सम्मान आप बता चुका हूँ। और इनके जो देव हैं, साल के देव की पूजा करके बता दिया। गांव के अंदर खैर माता की स्थापना करते हैं, मंडप गाड़कर करते हैं। चैत्र के अवसर पर सभी गांव के लोग मिलकर नारियल, सुपारी आदि चलाते हैं। ये गांव की रक्षा के लिए ठाकुर देव की पूजा करते हैं। यहाँ दूल्हा देव, बड़ा देव, ये सब है। इसके अलावा इनके यहाँ बूढ़ा, अग्नि, भीमा, पाठ, करम, टानीनाथ, गरुण, पान, बिंदा, ये इनके मुख्य देव हैं। और भी देव है। इनका सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये अपने पूर्वजों को देवता मानते हैं। तो इनके बाप दादा होते हैं, इनको ये देवता के रूप में पूछते हैं।
तो बाकायदा उसके नामकरण रखते हैं। इनके यहाँ हिंगला जी, शीतला, त्रिशूल, भवानी माता, मोती, बरैया, खैर माता, दसाई आदि देवियाँ हैं। डोगरा, डोगरी, बिंजारन, शिव, आगे बैताल, तो इस तरह ये हिंदू जो इनकी प्रमुख देवता है। अब इनमें जो प्रमुख पूजा होती है, जब ये कोठार पूजा करते हैं, जब अनाज कटता है, धान वगैरह कटता है, ये लोग पृथ्वी की पूजा करते हैं। कोठार देव नामक पूजा करते हैं। इसमें अनाज, कोदो, कुटकी आदि इकट्ठा होता है, उसको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, सुगर बकरे की बलि देते हैं। उसके बाद ये जो है अनाज को घर ले जाते हैं पूजा करने के बाद, फिर ये आपस में बांटते भी हैं। इनमें एक बोनी पूजा भी होती है, किसी का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए जब बोनी होती है तब उस समय पूजा करते हैं। फसल काटने के पहले मूठ लूना पूजा करते हैं। 5 मुट्ठी धान घर ले जाते हैं, चावल निकाल कर खीर बनाकर पूजा में चढ़ाते हैं। पौधा रोपाई योग होने पर पुजारी धरती माता की पूजा करते हैं, रोपनी की सलाह देते हैं, जिससे पेट पहुँचना कहते हैं। रोपा बुआई के बाद खामला फेंकते हैं, जिससे बची हुई मिट्टी की पूजा की जाती है। उसके बाद फसल कटाई 3-5 साल के अंतर से कोठार पूजा की जाती है। बिदरी पूजा, ठाकुर देव की सामूहिक रूप से पूजा होती है। पूरा गांव मिलकर चंद्रा एकत्र कर बिदरी पूजा करता है, उसकी खेती का कोई काम नहीं होता है। इनके खेत गांव की सीमा पर स्थित होते हैं, जिन्हें बिरादरी में मिलाया जाता है। पूजन सामग्री में ये जन्म, मृत्यु, कृषि आदि कारण के लिए नारियल, सुपारी, पान, लोटा, मतलब हिंदू हैं तो हिंदुओं को जैसा पूजा करती है। चंदन, बेल पत्ती, गुड़, पीला चावल और धतूरा, त्रिशूल, जो अपन देखते हैं इस तरीके के लोग। इनकी जो आजीविका है वो खेती, मजदूर, वन उपज है। ये लोग जंगल में तेंदुपत्ता, शहद, रोजी एकत्र करते हैं। मुर्गी, बकरी, सुगर पालन कार्य करते हैं। बांस के उत्पाद बनाते हैं, बांस की बहुत अच्छे उत्पाद बनाते हैं। ये लोग जंगल में पाए जाने वाले मोहा, लाहिन पत्ता, सड़ई पत्ता, परसा पत्ता से पत्ती को दोना बनाते हैं। 30 किलोमीटर पैदल जाते हैं दोना लिए। एक दिन में मुश्किल चाहिए 300 दोने लाते हैं। एक दोना 1 रुपये बचता, तो ये 30 किलोमीटर जाके 300 रुपये कमाते हैं। मैंने खुद देखा 20-30 किलोमीटर जंगल में जाते हैं। तो इनको जंगल वालों का रोग होगी, तेंदुपत्ता और उसके पत्तों की तोड़ने की। मैं इसको मजदूरी में तो लगाया जाता है। ये जो लौकी, जो तुमा को सुखाकर इसके वो बनाते हैं, वाद्य यंत्र बनाते हैं। इनके वाद्य यंत्र खुद के घर के बने होते हैं, जो ये हमेशा उपयोग में लाते हैं। बाँस से बनी हुई वस्तुएँ जो हैं, इसमें दैनिक उपयोग की वस्तुएँ बनाई जाती हैं। चुरकी, गोबा राही, पचराई, चोगराई, बीजा बनी, इस तरीके बहुत सी चीज़ें बाँस के बनाते हैं, तो आपस में बाजार में बेचते हैं। इनके जो बाजार होते हैं, बाजार साप्ताहिक बाजार लगते हैं। पूरा बेंगा परिवार सर धज कर जाता है साप्ताहिक बाजार में। तो इनकी खासियत, अगर ये कोई 100 रुपये लेके जाता है तो पूरे खर्च करके आएगा, कोई 200 ले गया, कोई 1000 लेकर पूरा खर्च करके लाए। मुर्गा, बकरी सब खरीद के लाएंगे, पूरा पैसा लेके ये घर में एकत्र नहीं करते। ये इनकी खासियत देखी गई है। ये लोग साप्ताहिक बाजार में अपने सामान भी बेचते हैं, झाड़ू, बाँस की टोकरी, चटाई, अनाज। और इनके यहाँ जो है सोना टुटका का जादू दाना, भूत दाना, प्रेत दाना ये भी बिकता है, जिसे लोग सोना टुटका के रूप में बेचते हैं। इसके अलावा काला धागा, सिंदूर, कुमकुम, रोवान बत्ती, काली मुर्गी, ऊँचे पंडाली, ये सब खरीदते हैं बाजार से। और 7 प्रकार की प्रोडक्ट, दाल, मकोड़ी दाल, जोग, चना दाल, लाल टमाटर शामिल है, जो जादू टोना के काम में है। बालाघाट में लांजी में इतवार को सबसे बड़ा बाजार लगता है, सोमवार को रहेगा में, मंगलवार को मोर जैसे तरीके से हर हफ्ते के बाजार होते हैं। इसमें इनको आप आकर्षक देख सकते हैं। उसमें छत्तीसगढ़ तक से दुकानदार आते हैं। जेवर की भी दुकान लगती है, चांदी के जेवर, उसके लिए लेकर आते हैं। और अंत में क्या होता है कि पूरा देखने के बाद मेरे को लगा कि गंगा आदिवासी जो है बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क का मैं समझने लगे। अब इनसे बातचीत करो, सबसे पहले लोग बिजली, सड़क, पानी की बात करते हैं। इनका कहना है कि उनका पीने का पानी नहीं है, दूषित पानी पिलाते हैं। ये लोग नाले और झरने झरने को दूषित पानी पिलाते हैं, इससे बाजार पर बीमार पड़ जाते हैं। इनके यहाँ कच्ची सड़क, बाजार, स्कूल, यातायात सामान अभी नहीं है। इनके लिए सोच के बारे में पूछा कि ये कोई कब पानी आने लेके नहीं जाते हैं, तो दैनिक रूप से जैसे भी जमीनी नाले होते हैं वहीं कोई सोच का निकाल तो सबका चीज़ पूछा मैंने। इनके जो स्कूल है वो एक 100 मीटर में, दूसरा 10 किलोमीटर दूर जाएगा में। ऐसी स्थिति में ये बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, लोग उनके पास साधन नहीं है ना। सुनसान दिया बाद जंगली रास्ता पड़ता है बीच में। यदि कोई इनको स्कूल और वाहन उपलब्ध कराया जाए, बच्चे को स्कूल हम नहीं कर सकते।
जब सरकार द्वारा छात्रावास जिसका वो आश्रम बोलकर खोला गया तो देंगा क्षेत्र में खोले गए, लेकिन गाँव से दूर इसलिए वो अब जब स्कूल खोल दिया तो उनके लाने के लिए बस के साधन भी दिए हुए। ये सब बातें जब मैंने ज्ञापन बना के वहाँ जिला कलेक्टर के संबंधित विभाग का दिए। एक बार अगर स्कूल जाते हैं तो फिर वहाँ उनका मन नहीं लगता, वापस आ जाते हैं, फिर ये घर ही से गायब हो जाते हैं क्योंकि घर वालों को ढूंढना पड़ता है। कुछ बच्चों द्वारा ये भी बताया गया कि फैल हो गए इसलिए स्कूल नहीं, हमारा काम उनको शिक्षित करना है, कहाँ तो फैल करना नहीं। यदि प्रारंभिक स्तर पर इनका मूल्यांकन न कर केवल शिक्षा दिया, ये लोग शिक्षा की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। महिलाओं के बीच में पूर्ण शिक्षा का प्रचार प्रसार जरूरी है। इन्हें सचेत सामग्री या चित्रों के माध्यम से ये शिक्षा सामग्री ग्रहण कर सकते हैं। अति गरीब सुविधाओं से वंचित लोग हैं। अभी क्या हो रहा है कि लोग इसके बाद जाते हैं फिर उनको सेल्फी लेते फोटो लेते। तो मेरा ये कहना है कि इनका टूरिज्म से जोड़े, तो बाहर के टूरिस्ट आते हैं, आप उनको उनके पास ले जाएं, इनको दिखाएं, तो वो इनके उत्पाद खरीदेंगे, इनसे संपर्क करेंगे, तो इनके जो वनोपज हैं वो खरीदेंगे और उनको एक तरीके से नए उनका फल निकलेगा। इनके यहाँ शासकीय योजनाएँ बहुत हैं। एक एक देंगा पे जितना पैसा आज़ादी के बाद से अभी तक 77 साल में खर्च हुआ है वो 1 करोड़ से अधिक है। आज हर देंगा करोड़पति है, लेकिन वो लंगोटी और कपड़े धारण करता है क्योंकि उसको योजनाओं का लाभ नहीं मिला, पूरा योजनाओं का जो पैसा है बीच में चला गया। एक अगर पूरी सरकारी योजना को उठा लो आप तो एक देंगा करोड़पति है, 25,000 लोगों की 25,000 करोड़ रुपये खर्च सरकार करता है, लेकिन वो पूरा पैसा जैसे कहा गया कि 100 रुपये चलते हैं 10 रुपये आते हैं, तो उनका तो 1 रुपये भी नहीं है क्योंकि ये कोई आवाज़ उठाने वाले नहीं है। ये बस काम भी हो जाता है, स्कूल खोले गए, कपड़े बांटे गए, अनाज बांटे गए, सब होता नहीं है। अपने प्राचीन संस्कृति सभ्यता से जुड़े शिक्षा को अपना लें, है ना। अब इनका क्या है कि इनको विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया गया कि उनके यहाँ परवान नियोजन लोग लगा दिए। एक परवान में 6-6 बच्चे हैं, उनका खुद मेरे से कहना है साहब हम 2 बच्चे चाहते हैं, परवान नियोजन की सलाह छोड़, लेकिन सरकार ने क्या विलुप्त प्रजाति घोषित करते हैं परवान नियोजन को लगा दी। कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, हर घर में 5-6 बच्चे पैदा करते हैं, जब तक कर सकते हैं बच्चे होते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी समस्या, जबकि ये लोग जानते हैं कि ज़्यादा बच्चे को पाल नहीं पाते, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए बहुत जरूरी कि इसका दे रहा है, मुझे वहीं पे स्कूल खोलेगा, आंगनबाड़ी खोलेगा, और मेरा ये कहना है इन्हीं के लोगों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनाया जाए, इन्हीं लोगों को बनाया कि ये अपनी भाषा में उसको समझा सकते। बाहरी आदमी जाता है वो जाने में डरता है, पैंट शर्ट पहन के लेके बोलता है, अगर इन्हीं के लोगों को बनाया जाए, तीनों भी इनके बीच जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। बिजली इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग कर रहे हैं, कुछ जो बाहर शहरों में काम करते हैं कर रहे हैं, मोबाइल उपयोग करके देखा गया, लेकिन बहुत कम है। कपड़े भी आदमी पहन रहे हैं, लेकिन बहुत कम है। अब उनको सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जाए, जो शिक्षक, पटवारी, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य करता है आदि में के रूप में इन्हीं को नियुक्त किया जाए। मेरा ये कहना है तभी लोग आसानी से उनकी भाषा समझते हैं। लोधी का चारा गाँव में है, अच्छा वो सब विकास किया गया है, वहाँ पर रेडियो प्रसारण केंद्र खोला गया, बिजली घर आंगनबाड़ी, लेकिन उसको बनाने के बाद उसके विकास के लिए राशि नहीं दी गई है और अब वो जो है उपेक्षा की दृष्टि में पड़ेगा। इस तरह ये जो पूरा बैंगा जनजाति है उसको हमारे देश में विलुप्त प्रजाति के रूप में मान ली एक संरक्षित जाति घोषित किया जाए। जो बातें मैंने बताई, अगर ये इनका कदम उठाया जाए तो इनकी प्रयास इनके उन्नति हो सकती है, विकास हो सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने आज के अपने इस व्याख्यान के माध्यम से बैगा जनजाति के, अगर हम ये कहें तो पूरी उनके जीवन वृत्त को हम सब